डेटाबेस का मतलब ही ये है कि जब हमारा डेटा एक टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। देखो टेबल की फॉर्म में स्टोर है तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, वहां से डेटा को सर्च कर सकते हो। फाइंडिंग जो होगी हमारे डेटा की वो इजीली होगी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, डेटाबेस के अंदर क्या हुआ, एक लिमिटेड डेटा ही आप स्टोर कर पा रहे हो, ठीक है। उसी का एक एक्सपेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, दैट इज डेटा वेयर हाउस, ठीक है। यहाँ भी क्या होता है, डेटा आपका स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा ही स्टोर होता है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। तो डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में डिफरेंस यही है, वहाँ पे हमारा डेटा जो है लेस अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, और डेटा वेयर हाउस जो है उसी का एक्सपेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो, मतलब एक बहुत बड़ा स्टोरेज एरिया आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो जैसे क्या होते हैं, ये होती है अलग अलग शॉप होती हैं, ठीक है। और फिर क्या, एक होता है गोदाम, गोदाम में क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। एक स्टोरेज एरिया जो है बहुत ज्यादा है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। शॉप क्या है, एक लिमिटेड डेटा वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो डेटाबेस जो हुआ वो क्या हो गया आपका, जो भी शॉप वगैरह होती है ये, और जो आपके बड़े बड़े मॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर गोदाम जिनको आप बोल सकते हो, वहाँ पे क्या होता है, आपका डेटा वेयर हाउस होता है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जब आपको बहुत सारा डेटा जहाँ पे जब स्टोर करके रखना है, तो वो आपका डेटा वेयर हाउस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में क्या है, कि डेटाबेस के अंदर हमेशा डेटा जो है 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशन का मतलब डेटा जो है टेबल की फॉर्म में होता है, ठीक है। टेबल के अंदर 2 डायमेंशन होते हैं, एक रो और एक कॉलम, ठीक है। तो डेटाबेस में डेटा हमेशा 2 डायमेंशनल फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन डेटा वेयर हाउस की जब हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कि आप एक से हेलो ज्यादा डायमेंशन, हाँ जी, मैम, डेटाबेस में नो सीक्वल डेटाबेस भी तो आता है, तो उनमें स्टोर कैसे होता है डेटाबेस? क्या बोल रहे हो? डेटाबेस में नो सीक्वल डेटा भी तो आता है, तो फिर उस केस में कैसे स्टोर होता है डेटा? नो सीक्वल ये भी क्या है, एक डेटाबेस ही है। नो सीक्वल की बात कर रहे हो ना आप? हेलो। यस मैम, यस 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 मैम। तो इसके अंदर भी हमारा डेटा जो है टेबल की फॉर्म में ही होता है, की वैल्यूज मैम होती हैं, कॉलम्स वगैरह बने होते हैं। इसके मैम अंदर हमारा उसमें तो जो, जेसन फॉर्मेट स्टोर होता है ना, बट क्या नो कह रहे हो? सीक्वल लाइक मोंगोडीबी जैसे डेटाबेस है, तो उसमें कैसे स्टोर होता है डेटा? आप मोंगोडीबी की बात कर रहे हो ना? यस मैम, यस तो मैम। इसमें भी तो डेटा आपका कैसा होता है, बताओ, आप बताओ। मैम जेसन फॉर्म स्टोरेज होती है ना उसमें, तो लाइक देखो ऑब्जेक्ट सुनो फॉर्म में सुनो स्टोर होता सुनो है। सुनो, डेटाबेस जब हम यहाँ पे सिर्फ आरडीबीएमएस की बात करें, आरडीबीएमएस में हम डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में बात करें कि डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर होता है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो गया, तो नो सीक्वल के अंदर हमारा डेटा हम बोल सकते हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में हमारा डेटा होता है इसके अंदर, ये बोल सकते हैं एज कम्पेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। इसमें हम डेटा ओके मैम। ग्राफ के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, कॉलम भी होते हैं, कुछ की वैल्यूज भी हमारी हो सकती है इसके अंदर। वो डिफरेंस है, वो डिफरेंट वे है, मतलब डिफरेंट डेटाबेस है एक। हम यहाँ पे एक सिंपल डेटाबेस की बात करें, जो जो हम रिलेशनल आरडीबीएमएस जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके मैम। कंपैरिजन की बात कर रहे थे, टेबल यहाँ वहाँ पे डेटा टेबल की फॉर्म में होता है, और यहाँ पे डेटा हमारा मल्टी डायमेंशन होता है, ठीक है। तो डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस जो हमारा है वो डेटाबेस का ही हमने एक्सपेंडेड वर्जन पढ़ा है, ठीक है। अब देखो डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस का एक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। क्या होता है, ए सिंगल complete and consistent store of data obtained from a variety of different sources made available to end users in what they can understand and use in the business content। देखो सपोज करो कोई कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कोई ब्रांच दिल्ली में है, कोई राजस्थान में है, कोई मतलब इस तरह से अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो हर एक ब्रांच के अंदर क्या होता है, डेली का जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो सारे अलग अलग ब्रांचेस में डेली परफॉर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है,
कि पूरा का जो एक ब्रांचेस का जो डेटाबेस है वो क्या करता है, उसका जो डेली का जो डेटा है उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। लेकिन जब डेटा को उसने स्टोर किया तो जो एक्चुअल की जो हेड है या एक्चुअल जो मेन कंपनी है वो क्या करेगी, सभी अलग अलग ब्रांचेस से क्या लेगी, डेटा का एक्सट्रैक्ट करेगी, ठीक है। जब उसने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया तो वो डेटा क्या बन गया, हिस्टोरिकल डेटा बन गया, ठीक है। तो डेटाबेस में हम बोल सकते हैं कि डेली के जो ऑन गोइंग प्रोसेस होते हैं वो हमारे डेटाबेस में आते हैं, लेकिन डेटा वेयर हाउस के अंदर हमारा हिस्टोरिकल डेटा होता है। तो जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस अगर जो भी हैं, तो उन सभी डेटा, उन सभी सोर्सेज से उन्होंने क्या किया, डेटा को उठाया। और कौन सा डेटा उठाएंगे, जो ये नहीं कि आज कौन आया कौन नहीं आया, इस टाइप का डेटा नहीं, कि एक जो ब्रांच है उस ब्रांच में टोटल कितनी सेल हुई किसी प्रोडक्ट की, या ठीक है उसका पूरा जो एक साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो सेल करता है, इस टाइप का जो डेटा है। ये माइक वो सॉरी, जो कैमरा ऑन है वो ऑफ कीजिए अपना। जिसका भी कैमरा ऑन है अपना कैमरा ऑफ कीजिए। हाँ, तो जो ब्रांचेस से डेटा लिया गया और फिर कंपनी ने क्या बनाया, एक अपना कंप्लीट वेयर हाउस बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सभी ब्रांचेस से जो ओवरऑल जो हर एक ब्रांच का जो ओवरऑल प्रॉफिट लगा लो, या ओवरऑल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए, या फिर इस तरह का जो कंप्लीट डेटा है या फिर कंसिस्टेंट जो डेटा है, उस डेटा को उन्होंने क्या किया, डेटा वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर लिया। क्यों, इसकी नीड क्यों हुई, क्योंकि जब कंपनी को फर्दर फ्यूचर के लिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कि हम किस टाइप्स की अपनी जो स्ट्रेटेजी बनाएं या किस प्रोडक्ट्स पे हम ज्यादा फोकस करें, ठीक है, किससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किस प्रोडक्ट से, कौन से ब्रांच से हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब इस टाइप्स का जो डेटा है उसको मतलब ऑब्जर्व करने के लिए हमें डेटा वेयर हाउस की भी नीड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा पे काम करते हैं, जो अलग अलग ब्रांचेस से जो कंप्लीट ओवरऑल जो डेटा आया, ठीक है, पूरे साल का लगा लो, मंथली होता है या फिर क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, पूरा एक एनुअल, जो पूरा एनुअल डेटा जो होता है, ब्रीफ जिसको आप बोल सकते हो, इस टाइप्स का डेटा हमने क्या किया, जो कंपनी है वो अपने वेयर हाउस में स्टोर करती है। उसने स्टोर क्यों किया, कि इन फ्यूचर्स अपने कंपनी के लिए प्रॉफिट के लिए क्या डिसीजन वो लेगी, ठीक है, उसके लिए वो क्या करेगी, उस डेटा वेयर हाउस में जो डेटा है उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, एनालिसिस करेगी उस डेटा का, और उसके बिहाफ पे वो फ्यूचर में क्या करेगी, कोई भी डिसीजन लेगी, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस जो है फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा आप बोल सकते हो, वो हिस्टोरिकल डेटा जो अलग अलग ब्रांचेस से उसने एक्सट्रैक्ट किया है कंपनी ने, उसने उसको स्टोर करके रखा है, और फिर उस डेटा को क्या किया है, उसने ऑब्जर्व किया है, एनालिसिस किया है उसका, और उसके बाद उसने क्या किया, फ्यूचर इन फ्यूचर जो भी कोई डिसीजन होगा अपनी कंपनी के लिए, जो उसकी कंपनी के लिए अच्छा हो, वो क्या ले सकती है, डिसीजन मेकिंग में फिर उस डेटा को वो यूज कर रही है, ठीक है। तो डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस में ये डिफरेंस है। डेटाबेस में हमारा जो ऑन गोइंग डेली का जो प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांच का, वो स्टोर होता है। देखो डेटाबेस कैसे बनेगा, कि आज इस कंपनी में इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आए, इतने नहीं आए, इतने नंबर ऑफ आइटम्स आए, इतने सेल हुए, इतने नहीं, ये क्या ऑन गोइंग प्रोसेस है, डेली का जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हुए, ठीक है। लेकिन उस डेटाबेस से सिर्फ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ही क्या किया जाता है, डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, और वो डेटा कैसा होता है, जो इन फ्यूचर्स हमारे क्या होगा, उसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में एक डिफरेंस। तो अब डेटा वेयर हाउस की एक डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। इन्होंने भी यही बोला है कि जब हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा को एक सिंगल स्टोरेज एरिया के अंदर हम स्टोर करते हैं, ताकि हम इन फ्यूचर्स क्या कर सके, उसको यूज कर पाए, उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। अगर मैं एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं, डेटा वेयर हाउस की अगर एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें,
एक सेकंड वेट कीजिए। एक सेकंड सुनो। हाँ जी, तो डेटा वेयर हाउस की यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो डेफिनेशंस है वो इन 4 की फैक्टर्स पे काम करती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं यही इस डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यही एक प्रॉपर डेफिनेशंस है। फर्स्ट है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट और नॉन वोलेटाइल्स, ठीक है। देखो सब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है, जो डेटा वेयर हाउस है, डेटा दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन आउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, ठीक है। डेटा वेयर हाउस के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स की उनकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर होती है, ठीक है। ना कि इंस्टेड ऑफ अबाउट कंपनी ऑन गोइंग ऑपरेशंस। ऐसा नहीं है कि कंपनी में डेली क्या क्या काम हो रहा है वो नहीं, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा ही यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। दूसरा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मीन्स हमने अभी बात की कि डेटा वेयर हाउस में क्या है, मल्टीपल सोर्सेज से, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, ठीक है। तो मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और उसको एक मर्ज करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेटा। थर्ड है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब जो हमारा यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में हमने अभी बात की कि हिस्टोरिकल डेटा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स का जो डेटा होता है वो वहाँ पे स्टोर होता है कि इस, जैसे कि पिछले 10 साल का डेटा हुआ है तो इस ईयर का डेटा है, ये नेक्स्ट ईयर का डेटा, मतलब इस तरह से हम टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। फोर्थ है इसमें नॉन वोलेटाइल, मतलब जो डेटा वेयर हाउस है उसमें डेटा क्या होता है, मोस्टली स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें आप डेटा ऐड कर सकते हो, मतलब डिलीट इसमें डेटा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, डेटा वेयर हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की बात करें तो वो भी यही इन्हीं 4 कीवर्ड से ही बनती है कि डेटा वेयर हाउस एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे डेटा जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड डेटा होता है, डेटा हमारा टाइम वेरिएंट्स होता है और नॉन वोलेटाइल्स डेटा इसके अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, अब हम अप्रोच की बात करें, डेटा वेयर हाउस की 2 अप्रोच होती है, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच और नेक्स्ट होती है बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या कहती है कि देखो हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आया, दैट इज द सोर्स सिस्टम, ठीक है। ऊपर के जो हमारे यहाँ पे 3 बॉक्स जो बने हुए हैं, मीन्स अलग अलग डेटा, अलग अलग ब्रांचेस से डेटा आ रहा है, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस से डेटा आया तो जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा जो है उसको क्या किया, डायरेक्ट उसने डेटा वेयर हाउस में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। और फिर उस डेटा वेयर हाउस में देखो, जब गोदाम की बात होती है तो गोदाम में बहुत सारा डेटा होता है, तो कभी भी वो डेटा जो है मिक्सअप नहीं होता, वो क्या होता है, अलग अलग उसके सेक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है। कि ये इस टाइप्स का डेटा है, ये इस टाइप का डेटा, जैसे कि मॉल वगैरह में भी आपने देखा होगा कि ये किड्स सेक्शंस है, ये बॉयज सेक्शंस है, ये मतलब इस टाइप्स के मतलब अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जब अलग अलग सोर्सेज से डेटा वेयर हाउस में डेटा आया और फिर उस डेटा को उन्होंने क्या किया, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, एक पर्टिकुलर सेक्शंस, ठीक है, जिसको हमने बोला डेटा मार्ट, ठीक है। तो डेटा मार्ट और डेटा वेयर हाउस में भी यही डिफरेंस है, डेटा मार्ट में स्पेसिफिक डेटा होता है, ठीक है, और डेटा वेयर हाउस में तो बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या कहते हैं कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया, डेटा वेयर हाउस में स्टोर किया और फिर उसके क्या बना दिए, अलग अलग मार्ट बना दिए, मतलब डेटा वेयर हाउस में अलग अलग सेक्शंस बना दिए, जिसको हमने डेटा मार्ट बोला। नेक्स्ट आती है इसमें बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है, वही सेम है कि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डेटा जो है डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में नहीं किया, अलग अलग सोर्सेज से डेटा उठाया, वहां पे उसको क्या किया, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ये होता है ETL प्रोसेस होता है, E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T ट्रांसफॉर्म एंड L लोड, ठीक है। तो वहां से क्या क्या डेटा एक्सट्रैक्ट किया, तो उसको उनको वहां पे क्या किया, उसकी क्लीनिंग वगैरह की, ठीक है, मतलब जो हमारे लिए सफिशिएंट होगा आगे उसी डेटा को स्टोर किया या फिर वैल्यूएबल डेटा है स्टोर किया, ठीक है। फालतू का जो डेटा है या फिर नॉइसी डेटा है उसको क्या कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ से डेटा पहले क्या हुआ,
ETL प्रोसेस हुआ उस डेटा पे, उसके बाद फिर क्या हुआ, उनके अलग अलग पहले ही मार्ट बना दिए, ठीक है। और फिर उन जो मार्ट है, उन मार्ट से हमारा क्या हुआ, डेटा वेयर हाउस बन गया, क्योंकि देखो अलग अलग सेक्शन बना दिए, मार्ट बना दिए, तो मार्ट कहाँ बनेंगे, वेयर हाउस में ही बनेंगे। तो ये आपकी होगी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चर। ये यहाँ तक आपकी ब्लॉक 1 की यूनिट 1 कंप्लीट हुई। आज हमें ब्लॉक 1 कंप्लीट करना है डेटा वेयर हाउस का, जिसके अंदर आपकी 3 यूनिट आती है, यूनिट 1, 2 एंड 3। तो यहाँ तक का जो आपका था वो आपके यूनिट 1 का पार्ट था कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा बेस क्या होता है, क्या डिफरेंस है, दूसरा फिर क्या क्या अप्रोच फॉलो करती है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा वेयर हाउस की, डेटा मार्ट क्या होते हैं। तो ये आपके यूनिट 1 का पार्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाऊंगी यूनिट 1 की, तो उसमें हम देखेंगे। मैम और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे टॉप अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच? क्या बताओ, क्या एक्सप्लेन करना है? इसमें बॉटम अप्रोच बोला, और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अप्रोच क्या, देखो टॉप डाउन तो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट डेटा आया, वेयर हाउस में डाला और मार्ट बना दिए, ठीक है। उस वेयर हाउस में डेटा वैल्यूएबल है या फिर नॉइजी डेटा है, डेटा साफ है, क्लीन करना पड़ेगा, मतलब सारा का सारा डेटा। जैसे देखो जो अलग फार्मर होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोई फार्मर है उसने पोटैटो की वो की, पोटैटो उसने उगाए अपने उसमें, ठीक है। तो उसने क्या किया, सारे के सारे पोटैटोज लिए और एक गोदाम में डाल दिया। अब उस पोटैटोज में कोई खराब है भी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, तो मतलब अलग अलग वो है। तो वहां पे क्या हुआ, डायरेक्ट उठाया और वेयर हाउस में डेटा डाल दिया। अब वो डेटा पूरा का पूरा क्लीन है, नहीं है, वैल्यूएबल डेटा है, कैसा, मतलब सारा का सारा डेटा डायरेक्ट उठा दिया टॉप डाउन अप्रोच में, ठीक है। देखो इसमें यही बोला कि डायरेक्ट डेटा लिया, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया आपका, ठीक है, सीधा क्या किया, डेटा वेयर हाउस में डाला और फिर उसमें मार्क। हाँ, दैट मीन्स डेटा वो रॉ फॉर्म में होता है, उसको लेके वो चेंजेस करता है, कन्वर्ट करता है। किसमें बात करो, टॉप डाउन में या बॉटम में? बॉटम में। हाँ जी, ओके। यहाँ पे तो डेटा डायरेक्ट लिया और वेयर हाउस में डाल दिया और फिर उसके अलग अलग मार्ट बना दिए। लेकिन बॉटम अप अप्रोच क्या कहती है कि डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में ना डाला, क्या किया, पहले वहां पे उसकी क्या की, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड का मतलब यही है कि यहाँ पे डेटा की क्लीनिंग होगी, ठीक है। तो साफ सुथरा डेटा है वही आगे जाएगा, अदरवाइज वहीं पे क्या होगी, डेटा की क्लीनिंग होगी, जिसको हम बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। आगे हम पढ़ेंगे, जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो स्टेजिंग एरिया एक होता है, एक ये यहाँ पे क्या होता है, डेटा की क्लीनिंग होती है, ठीक है। डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में ना जाके पहले स्टेजिंग एरिया में होता है, जहाँ पे पूरा का पूरा डेटा साफ सुथरा किया जाता है, क्लीन किया जाता है डेटा, उसके बाद उसको डेटा वेयर हाउस में डाला जाता है, ठीक है। तो ये था आपका बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की। देखो आर्किटेक्चर वही है कि डेटा वेयर हाउस का क्या आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर में भी यही है, अलग अलग डेटा सोर्सेज से डेटा आया, इंटीग्रेट किया, वेयर हाउस में बनाया, वेयर हाउस में फिर क्या हुआ, उसका मेटा डेटा बनाया, ठीक है। जो एक्सपर्ट है वो क्या करते हैं, डेटा वेयर हाउस डेटा एक्सेस करते हैं, यहाँ पे डेटा को फिर क्या किया गया है, अलग अलग जो हमारे सर्वर्स हैं, OLP सर्वर होते हैं, OLAP सर्वर होते हैं, या फिर हमारा डेटा वेयर हाउस का जो सर्वर होता है, जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं किसी कंपनी के, वो फिर क्या करते हैं, डेटा को यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 3 टाइप्स के डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स हैं हमारे, सिंगल टायर, 2 टायर और 3 टायर्स। अब इनमें देखो क्या डिफरेंस है। पहले हम देखते हैं सिंगल टायर। तो सिंगल टायर भी सेम कहता है कि सिर्फ डेटा सोर्सेज से उठाया, वेयर हाउस में डाटा डाला और उसको फिर क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। कोई मतलब बीच में यहाँ पे कोई क्लीनिंग नहीं हुई डेटा की। सिंगल टायर का मतलब डायरेक्ट डेटा वेयर हाउस में आया सोर्सेज से और फिर उसको क्या कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया। सेकंड है 2 टायर आर्किटेक्चर, क्या कहता है, डायरेक्ट डेटा क्या हुआ, वेयर हाउस में ना आके स्टेजिंग एरिया में आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी बताया ETL टूल्स होता है, ETL मीन्स एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है। यहाँ पे सारे का सारा डेटा क्लीन होता है, उसके बाद डेटा हमारा वेयर हाउस में जाएगा। मतलब 2 टायर बन गए, एक हमारे यहाँ पे सोर्स हो गया, सोर्सेज मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा आया, बीच में हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्टेजिंग एरिया में डेटा आया, उसके बाद वेयर हाउस में जाएगा, फिर उसको क्या किया, अलग अलग टूल से और अलग अलग जो टेक्निक्स है उनसे डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम माइनिंग टूल, डेटा माइनिंग टूल भी यूज करते हैं। डेटा माइनिंग भी वही होती है कि डेटा वेयर हाउस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। अब यहाँ पे है 3 टायर आर्किटेक्चर्स। देखो 3 टायर आर्किटेक्चर्स क्या कहता है कि पहले डेटा सोर्सेज से आया, डेटा को साफ किया, फिर वेयर हाउस में बनाया गया और वेयर हाउस से डेटा क्या हुआ, डेटा मार्ट में बना, ठीक है।
वहां से फिर डेटा अलग अलग मार्ट बनाए, मतलब स्पेसिफिक जो डेटा मार्ट है वो बनाए, और फिर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो डेटा को वहां से क्या करेंगे, अपने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को वहां से एक्सेस कर लेंगे। ये था हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो देखो अब इनके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे। ये सिंगल टायर आर्किटेक्चर्स की बात की गई है। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे डेटा जो है, अब डायरेक्ट डेटा आएगा, ठीक है, उसको स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे इसका मेन गोल क्या है यहाँ पे, कि रिडंडेंसी को रिमूव करना बाय मिनिमाइजिंग द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर। ये कहेगा कि डेटा कम से कम वहाँ पे डेटा को मिनिमाइज करके उसकी रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे। रिडंडेंसी मतलब उसकी जो डुप्लीकेसी है डेटा की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इट्स प्राइमरी डिसएडवांटेज इज डज नॉट हैव ए कंपोनेंट दैट सेपरेट्स एनालिटिकल एंड ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग। देखो अभी बताया ना कि यहाँ पे डायरेक्ट डेटा आ गया, डेटा को मतलब जो सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट्स यहाँ पे नहीं है जो डेटा अलग करे कि ये डेटा हमारा एनालिटिकल डेटा है या फिर ये हमारा ट्रांजेक्शनल डेटा है। इस टाइप की यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। ठीक है, जब हम 2 टायर की बात करते हैं तो ये कहता है कि स्टेजिंग एरिया में डेटा आता है पहले, ठीक है, इंक्लूड्स स्टेजिंग एरिया फॉर ऑल डेटा सोर्सेज बिफोर द डेटा वेयर हाउस लेयर। डेटा वेयर हाउस लेयर में जाने से पहले डेटा को कहा जाए स्टोर किया जाता है स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, उसके बाद 3 टायर आर्किटेक्चर्स की बात की, तो देखो 3 टायर आर्किटेक्चर्स में इसने कहा 3 टायर बना दे, बॉटम टायर, मिडिल टायर और टॉप टायर। ठीक है, बॉटम टायर ये रहा, यहाँ पे डेटा आया हमारा, उसके सॉरी ये रहा, यहाँ पे डेटा आया, फिर उसके बाद मिडिल टायर में क्या हुआ, उसके डेटा मार्ट बनाए गए, और टॉप टायर में फिर क्या हुआ, वो डेटा जो है हमारा एक्सेस हो गया, फ्रंट एंड टूल से हमारे क्या हुआ, उस डेटा को प्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर। ठीक है, अब मैं आपको एक बार यूनिट 1 और 2 दिखाती हूँ। यूनिट 2 में सिर्फ डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर्स है, फर्स्ट में सिंपल इंट्रोडक्शन है, यूनिट 3 बाद में करेंगे। पहले एक बार मैं आपको इनकी पीडीएफ दिखा देती हूँ, यूनिट 1 और 2 की। Ma'am, you are not audible. ओके, देखो ये आपकी यूनिट 1 है, फंडामेंटल्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो इसमें यही है, डेटाबेस क्या होता है, फर्स्ट डेटाबेस का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डेटा वेयर हाउस का है, यहाँ पे आरडीबीएमएस की ही बात हुई है। उसके बाद डेटा वेयर हाउस क्या होता है,
हिस्ट्री है डेटा वेयर हाउस की। यहाँ पे डेटा वेयर हाउस एंड इट्स नीड्स की बात हुई है। एडवांटेजेस हैं, यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की अप्रोच है जो हमने अभी देखी, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ये उसके स्टेप्स हैं। एंड देन बॉटम अप अप्रोच, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस है जो मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल। यहाँ पे उसकी वर्किंग बताई है, कैसे कैसे काम करता है। अच्छा, अब आपके यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट है चेक योर प्रोग्रेस 1। ये देखो आपको हर एक उसमें मिलेगा, जो आपकी ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हर टॉपिक्स के बाद मतलब ये चेक प्रोग्रेस मिलेंगे वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। ठीक है, डेटा वेयर हाउस से कैरेक्टरिस्टिक्स वाला क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, वही उसके प्रॉपर डेफिनेशंस है, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस की अगर बात करें तो वही 4 की फैक्टर्स पे काम करता है और वही इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इसमें आता है OLTP और OLAP, ये हम आगे भी करेंगे। OLTP क्या होता है और OLAP क्या होता है। ठीक है, देखो OLTP होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, जब हमें अभी बात की कि जब हम डेटाबेस में क्या होता है, डेली की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेली के जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो जो OLTP सिस्टम होता है वो उन्हीं को कैप्चर्स करता है। ठीक है, जब हम डेटाबेस में हमारा जो डेली का जो ऑपरेशंस हैं, ऑनगोइंग जो ऑपरेशंस हैं, वो वहाँ पे OLTP सिस्टम्स उस पर वर्क करता है। और OL यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये यहाँ पे OLAP है, ये OLAP। ठीक है, OLAP क्या करता है, यहाँ पे हमारा ये एक ऐसा सिस्टम है जो डेटा वेयर हाउस के साथ काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल डेटा, जब हम डेटा वेयर हाउस में जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा स्टोर हो गया, वहाँ पे हमारा OLAP काम करता है। ठीक है, इसका कंप्लीट इनके ऑपरेशंस है वो हम नेक्स्ट जो हमारे 3rd यूनिट है उसके अंदर हम इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये डिफरेंस जरूर आता है पेपर में, OLTP और OLAP में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये एक बार आप देख लेना, और जब भी पेपर में कोई डिफरेंस आता है तो आप इस तरह से टेबल फॉर्म में ही उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, टेबल बनाओ, साथ में उसकी कुछ वो लिखो, की फैक्टर्स लिखो कि आप किस बेस पे उन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पे। तो कभी भी डिफरेंस लिखना हो तो ऐसे टेबल की फॉर्म में ही आप लिखा करो। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, OLTP और OLAP का डिफरेंस है, ये हम 3rd यूनिट में करेंगे वैसे। उसके बाद चेक प्रोग्रेस आपकी 2 है, जो क्या बताता है, व्हाई डेटा वेयर हाउस इज सेपरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशनल डेटाबेस। ठीक है, कैसे वो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है ऑपरेशनल में, यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली यही पूछा है कि डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, वही होता है। ऑपरेशनल डेटाबेस मींस सिंपल डेटाबेस। हाँ जी, RDBMS की बात हुई है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे वही है, मेन की डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये दोनों जो चेक प्रोग्रेस है ये आप जरूर करना, जितने भी क्वेश्चन इन चेक प्रोग्रेस में आते हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद डेटा की ग्रैनुलरिटी है, क्या होता है एक बार देख लेना। उसके बाद मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा आपको बताइए डेटा अबाउट डेटा होता है। और यहाँ पे डेटा वेयर हाउस की कुछ एप्लीकेशंस हैं कि डेटा वेयर हाउस को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उनको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो थी वो थी आपकी फर्स्ट यूनिट थी कंप्लीट। और उसके आगे क्या है इसमें देख लेते हैं। देखो डेटा की जो ग्रैनुलरिटी है वो क्या होती है कि यहाँ पे वो जो डेटा आपका स्टोर हुआ है, अभी ऊपर हमने देखा था ना, ये क्या बताता है कि जब आप डेटा को स्टोर करते हो वेयर हाउस में, ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मतलब डेटा की जो स्टोरेज है या फिर डेटा जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उनके लेवल को यहाँ पे क्या करता है, लेवल की जो डिटेल होती है कि किस लेवल पे कैसा डेटा स्टोर किया है, कितने लेवल्स बने गए हैं, तो यहाँ पे लेवल की जो डिटेलिंग होती है वो आपकी क्या होती है, डेटा की ग्रैनुलरिटी होती है। जब हम डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं तो मॉडल बनता है। ठीक है, जो नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे डेटा डायमेंशनल मॉडल की, जब हमने बात की थी कि जो वेयर हाउस में वो मल्टी डायमेंशन पे काम करता है, तो उसकी जो मॉडलिंग में जो मॉडलिंग जो की गई है उनके लेवल्स की जो डिटेल होती है दैट इज डेटा ग्रैनुलरिटी। ठीक है, उसके बाद इसमें वेयर हाउस की एप्लीकेशंस वगैरह होगी, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस होंगे, ये आपकी समझ आ गई। ठीक है, तो यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही हैं,
फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा वेयर हाउस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है डेटाबेस में और डेटा वेयर हाउस में, और थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो OLTP और OLAP का बनता है। ठीक है, कि OLTP क्या होता है और OLAP क्या होता है। तो ये आपकी यूनिट 1 थी। अब मैं आपको एक बार यूनिट 2 और दिखा देती हूँ, जो आर्किटेक्चर पे बेस है कि डेटा वेयर हाउस का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। एक सेकंड वेट कीजिए। यस, विजिबल है? Yes, ma'am. ओके, दिस इज यूनिट 2, डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो इसमें भी वही है आर्किटेक्चर्स, इसकी टाइप्स बताई है, सिंगल टायर, 2 टायर, ये वही है आपका। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि डेटा वेयर हाउस की जब हम बात करते हैं तो क्या कौन कौन आर्किटेक्चर की जब हम बात करें तो क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। हमने पढ़े थे सोर्सेज होते हैं, ETL होता है, मेटा डेटा होता है, डेटा मार्ट होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ETL की बात हुई है, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग टूल्स। ठीक है, जो हमने स्टेजिंग एरिया पढ़ा था सेकंड टायर 2 टायर में, तो उसके अंदर यहाँ पे एक ऐड किया गया था स्टेजिंग एरिया को। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, डेटा की क्लीनिंग होती है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को क्या करना, वहीं पे उसकी क्लीनिंग करना, दैट इज ETL प्रोसेस। उसके बाद मेटा डेटा है, क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा होता है कि जो डेटा वेयर हाउस में डेटा है उसका भी ब्रीफ में बताना कि कहाँ पे कौन सा डेटा है। ठीक है, जैसे आपका क्या होता है, बुक है। ठीक है, तो बुक में क्या होता है, बाहर आपका इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या बताता है कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक किस पेज नंबर पे है। तो इसी तरह डेटा मेटा डेटा होता है कि जो डेटा वेयर हाउस में जो डेटा स्टोर किया गया है मार्ट की फॉर्म में, वो कहाँ पे किस मार्ट में कौन सा डेटा है, इस टाइप्स की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, यहाँ पे लेयर की बात हुई है, सोर्स लेयर होती है, स्टेजिंग लेयर वही है जो हमने अभी आर्किटेक्चर में पढ़ी थी, ये वही लेयर्स हैं। डेटा मार्ट की बात आ गई, डेटा मार्ट वर्सेस डेटा वेयर हाउस, बेनिफिट्स ऑफ डेटा मार्ट्स। इसके भी चेक प्रोग्रेस दिखा देती हूँ मैं, एक सेकेंड, इसमें है या नहीं देखते हैं। हाँ, ये रहा चेक प्रोग्रेस 1 है इसमें, डिफाइन डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर। ठीक है, करेक्ट फ्लो ऑफ डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स एंड डेटा मार्ट, मेंशन सम डेटा मार्ट यूज केसेस। ठीक है, यहाँ पे समरी, इसमें सिर्फ एक ही चेक प्रोग्रेस है, और साथ में देखो इनके सॉल्यूशंस भी किए हुए हैं। ये जितने भी चेक प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हैं लास्ट में उनके सबके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड यूनिट में सिर्फ आर्किटेक्चर्स की बात हुई है और डेटा मार्ट की बात हुई है। डेटा मार्ट क्या है, मेटा डेटा क्या है, क्या डिफरेंस है मार्ट में और वेयर हाउस में, और क्या आर्किटेक्चर्स है। आर्किटेक्चर्स वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करो डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर किया। अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 10:05 पे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक आप एक बार यूनिट 1 और यूनिट 2 को रीड कर लीजिए।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। विजिबल है सबको पीपीटी? यस, विजिबल है स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes. ओके। तो थर्ड यूनिट हमारी है डायमेंशन मॉडल पे, ठीक है, कि जो वेयर हाउस का जो मॉडल होगा, हमने कहा ये मल्टी डायमेंशनल मॉडल पे काम करता है, तो उसका जो मॉडल होगा वो कैसा होगा और मॉडल होता क्या है, डायमेंशनल मॉडलिंग क्या होती है, ठीक है। देखो, अब जब हमने डेटा वेयर हाउस को हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो किस वे से हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा डायमेंशनल मॉडलिंग, ठीक है। ये क्यों, मतलब इसकी नीड है? देखो, इससे क्या होगा, जब हम डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सेस करेंगे तो हमें क्या होगा, ये हमारी हेल्प करेगा कि हम कैसे जितना जल्दी हो सके हम डेटा को वहां से क्या कर सके, रिसीव कर पाए, ठीक है। कैसे हमारा डेटा जो है डेटा वेयर हाउस के अंदर कैसे स्टोर है, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उन सब के लिए हमारी जो डेटा डायमेंशनल मॉडलिंग है वो हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो इसने यही बोला, डायमेंशनल मॉडलिंग मीन्स ए सेट ऑफ टेक्निक्स एंड कंसेप्ट यूज्ड इन डेटा वेयर हाउस डिजाइन। जब हम डेटा वेयर हाउस के डिजाइन की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन से कंसेप्ट को हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। डायमेंशनल मॉडलिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डेटा मॉडलिंग that help us store the data in such a way that it is relatively easy to retrieve the data from the data warehouse, ठीक है। तो डायमेंशनल मॉडलिंग में हम जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे दो की फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो होते हैं हमारे फैक्ट्स, सेकंड होती है हमारी डायमेंशन। तो फैक्ट्स क्या होती है? फैक्ट्स होती हैं जिसके अंदर हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। और डायमेंशंस क्या होती हैं कि जो हमारे फैक्ट्स के अंदर जो डेटा है, ठीक है, वो डेटा फर्दर आगे क्या हो रखा है, डिस्क्राइब हो रखा है। डिस्क्राइब कहाँ हो रखा है, वो अलग अलग डायमेंशंस में वो डेटा जो है डिस्क्राइब होता है। तो डायमेंशन को हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डेटा। कैसा डेटा? जो फैक्ट टेबल, फैक्ट के अंदर है, ठीक है। फैक्ट के अंदर जो भी डेटा है वो डेटा आगे फर्दर उस कंप्लीट जो डिस्क्राइब हो रखा है वो कहाँ होगा, डायमेंशंस में होगा, ठीक है। तो डायमेंशंस को हम डिटेल्स ऑफ द डेटा बोल सकते हैं कि जो जो फैक्ट्स हमारे फैक्ट्स के अंदर हैं उसके थ्रू हम उस पूरे के पूरे डेटा की डिटेल कहाँ से निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो, एग्जांपल से पता चलेगा। यहाँ पे तो स्टेप्स हैं कि जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले हम क्लासिफाई द बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे, दूसरा उसकी ग्रैन्युलरिटी को रिकॉग्नाइज करना कि किस लेवल पे हमने डेटा को डिजाइन किया है, ठीक है। उस डेटा के अंदर कौन कौन से डायमेंशंस है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से फैक्ट को हमने रिकॉग्नाइज करना है, और बाद में हम उसका स्कीमा स्ट्रक्चर, जो स्कीमा है हमारा, जो मॉडल है वो क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे जब हम डेटा वेयर हाउस के मॉडल की बात करते हैं तो दो स्कीमा पे काम करता है, दो मॉडल पे काम करता है। एक होता है स्टार स्कीमा, एक होता है स्नोफ्लैक स्कीमा, ठीक है। हमारा जो वेयर हाउस का जो डिजाइन किया गया है वो इन दो मॉडल पे बनता है, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक स्कीमा। फर्स्ट आता है स्टार स्कीमा। देखो, स्टार स्कीमा क्या कहता है कि एक स्टार की फॉर्म में हमारा जो डेटा है वो क्या हुआ है, जो डेटा वेयर हाउस है वो डिजाइन किया गया है स्टार की फॉर्म में, ठीक है। अब स्टार की फॉर्म में इसमें देखो क्या है, इसकी सेंट्रलाइज्ड जो हमारा डेटा होगा वो होती है हमारी फैक्ट टेबल, ठीक है। और उस फैक्ट टेबल से मल्टीपल डायमेंशंस जो है क्या होती है, कनेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो, फैक्ट टेबल में क्या होगा, फैक्ट टेबल में एक्चुअली वो डेटा होगा जो आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो एक फैक्ट टेबल में बहुत सारा डेटा हो सकता है, ठीक है। जो क्या हमें क्या करना है, जो हमारे एक्चुअल में जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी या फिर एक्चुअल में जो भी मेजर करना है वो हमारे फैक्ट टेबल में होता है। और उस फैक्ट टेबल में जो जो डेटा है उस डेटा की डिस्क्रिप्शन कहाँ है, इन सब की जो डायमेंशन बनी हुई है, अलग अलग जो टेबल बनी हुई है वहां पे हमारा क्या है, उन सभी फैक्ट टेबल्स के अंदर जो एंट्रीज है उन सब की डिस्क्रिप्शन कहाँ है, डायमेंशन टेबल में, ठीक है। तो देखो, इसमें यही बताया है कि जब हमारा जो एक स्टार की फॉर्म में हमारा जो डेटा वेयर हाउस होता है तो उसके अंदर जो हमारी फैक्ट टेबल होती है, उस फैक्ट टेबल में हमारे क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, वो हमारे फैक्ट टेबल में होते हैं। और उन्हीं मेजर्स से रिलेटेड
जो डिस्क्रिप्शंस है वो हमारी कहाँ होंगी, डायमेंशन टेबल में होगी। देखो कैसे, एग्जांपल देखो ये रहा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक सेल की फैक्ट टेबल बनाई है, ठीक है। मान लो सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी में कितनी सेल हुई है, ठीक है, क्योंकि सेल ही हमारे ओवरऑल हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप जो बोल सकते हो फैक्टर वो सेल ही होती है। कि कोई कंपनी क्या देखती है कि वो किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, यही उसका मेजर पॉइंट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो हमने एक फैक्टर टेबल बनाई है, किस नाम से, सेल्स नाम से, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, एक कंपनी की कितनी सेल हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी डिटेल्स होगी। दूसरा आप देखो, जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, डायमेंशंस का मतलब होता है टेबल, ठीक है। तो एक डेटा वेयर हाउस है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, हमने देखा है। तो वो जो सारा का सारा डेटा, जब हम स्टार स्कीमा की बात करते हैं, तो वो सारा का सारा डेटा हम किस में रिप्रेजेंट करें, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो कस्टमर की कोई टेबल होगी जिसको आप कस्टमर डायमेंशन बोल सकते हो, किसी प्रोडक्ट की भी एक टेबल बनी होगी, ठीक है, एक जो स्टोर होता है उसकी भी एक टेबल होगी, या फिर एक डेट वाइज टेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 डायमेंशन है, मतलब एक वेयर हाउस के अंदर सपोज करो 4 सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा है, एक कस्टमर ओरिएंटेड है, एक कस्टमर की डायमेंशन बना दी, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेटा है तो हमने एक प्रोडक्ट की डायमेंशन बना दी, एक स्टोर डायमेंशन बना दी, एक हमने डेट या फिर आप टाइम डायमेंशन यहाँ पे बोल सकते हो, टाइम वाली बना दी, ठीक है। तो कस्टमर डायमेंशन क्या करती है, उस कस्टमर की कंप्लीट डिटेल को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। उस कस्टमर की आईडी होगी, कस्टमर का नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सब हमारे कस्टमर की डिस्क्रिप्शन होगी। प्रोडक्ट डायमेंशन में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी कि उस प्रोडक्ट की क्या आईडी है, प्रोडक्ट का क्या नेम है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्या उसकी ब्रांड है, वो सारा यहाँ पे हो गया। टाइम डायमेंशन में टाइम की बात होगी कि डेट वाइज है, ईयर वाइज है, क्वार्टरली है, मंथली है, वीकली है, किस टाइप्स का यहाँ पे डेटा हमने स्टोर कर रखा है, ठीक है। स्टोर डायमेंशन में इन्होंने कहा स्टोर की आईडी होगी, उसकी सिटी, उसकी डिस्ट्रिक्ट, उसकी जिप नंबर जो होता है, पिन नंबर, इस टाइप से हमने क्या किया है, यहाँ पे 4 डायमेंशन बनाई हैं। चारों डायमेंशंस क्या कर रही हैं, उस कंप्लीट डेटा को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन चारों डायमेंशंस की क्या बना दी, जितनी भी जो भी प्राइमरी की है। अब हमने डेटाबेस में पढ़ा है कि जो भी एक डेटा होता है, एक टेबल में जो डेटा होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की, ठीक है। हर टेबल की क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है, जो क्या करती है, हमेशा यूनिक होती है और वो पूरे के पूरे डेटा को क्या करती है, हर एक प्राइमरी की हर एक रो को क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो इसी तरह से हर टेबल की क्या है, एक प्राइमरी की है। जैसे कस्टमर डायमेंशन में कस्टमर आईडी एक प्राइमरी की है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, स्टोर वाले में स्टोर आईडी है, डेट वाले में डेट आईडी है। इस तरह से हमारी क्या है, हर एक टेबल की एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी की के बिना हम काम नहीं कर सकते, वही डेटा को क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। तो हम फैक्ट टेबल में क्या करेंगे, उन सभी टेबल्स की जो प्राइमरी की है, ठीक है, उन सभी की प्राइमरी की को हम कहाँ पे स्टोर कर लेंगे, अपनी फैक्ट टेबल में कर लेंगे, ठीक है। देखो फैक्ट टेबल में हमने कस्टमर की आईडी को कर लिया, प्रोडक्ट की आईडी को कर लिया, डेट आईडी को कर लिया, स्टोर आईडी को कर लिया, सेल की यूनिट कर ली भी, कितनी सेल हुई है, ये सब हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्ट टेबल में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे जो फैक्ट टेबल के अंदर जो जो ये एट्रीब्यूट्स है वो क्या है, एज ए फॉरेन की काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने फॉरेन की का भी कंसेप्ट पढ़ा होगा, डेटाबेस में हम पढ़ते हैं कि जब कोई टेबल की जो भी कोई एट्रीब्यूट्स है वो किसी दूसरी टेबल में क्या हो, एज ए प्राइमरी की यूज हो रहा हो, तब वहां पे हमारा फॉरेन की का कंसेप्ट आता है। तो जो फैक्ट टेबल में जो भी एंट्रीज हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो हमारे क्या है, एज ए फॉरेन की काम हो रही है। क्योंकि ये जो की है वो किसी अनदर टेबल में एज ए प्राइमरी की यूज होके उस पूरी की पूरी टेबल को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। यही होता है फॉरेन की का कंसेप्ट। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी फैक्ट टेबल है वो किस पे डिपेंड है, हमारी फॉरेन की के कंसेप्ट पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो फैक्ट टेबल थी, फैक्ट टेबल में हमने सभी डायमेंशंस की क्या कर ली, आईडी रख ली। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कुछ भी मेजर कर सकते हो। अगर आपको सेल मेजर करनी है, सपोज करो कि कितनी सेल हुई है, तो हम क्या देखेंगे, सपोज करो आपको देखना है कि कोई कस्टमर है, उस कस्टमर ने कितनी सेल की है, ठीक है। तो कस्टमर इतनी सेल की है तो उस कस्टमर की कोई आईडी होगी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस और कस्टमर की सीवी। तो यहाँ से हमें देखना है कि सपोज करो कोई कंपनी चाहते हैं कि हमें देखना है कि हमें किस एम्प्लॉय को कितना बोनस देना है या कितना उसका इंक्रीमेंट करना है, वो सब यहाँ पे उसको क्या करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उस कस्टमर की आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी वो यहाँ पे डायमेंशन टेबल से निकालेगा
और फिर उस डायमेंशन टेबल से कहाँ जाएगा, इस मेजर टेबल में या फैक्ट टेबल में जाएगा। और इस फैक्ट टेबल में देखो लास्ट में लिखा हुआ है सेल यूनिट। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हर कस्टमर आईडी भी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उस कस्टमर आईडी के रिस्पेक्ट में कितनी सेल उसने की है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ उसने प्रोडक्ट सेल किए हैं, उसके बिहाफ पे वो इसका इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ से फैक्ट टेबल से क्या करेगा, वो यहाँ से मेजर कर लेगा कि उसने कितने नंबर ऑफ आइटम्स जो है सेल किए हैं, ठीक है। या फिर अगर हमें किसी प्रोडक्ट का देखना है कि प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो वो भी हम कहाँ से देखेंगे, पूरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कहाँ से देखेंगे, प्रोडक्ट डायमेंशन से हमने लिया और बाद में हमने क्या किया, इस फैक्ट टेबल में जाके क्या किया, उसके मेजर्स को काउंट किया, ठीक है, कि उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितनी सेल हुई है, किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। अगर हमें टाइम को देखना है कि उस मंथ में इस किसी प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, तो फिर हम मंथ यहाँ से देखेंगे और मंथ से जाके फैक्ट टेबल में आए, उस प्रोडक्ट की आईडी देखी और उसकी सेल देख ली कि उस मंथ में डेट आईडी देखी और डेट आईडी से हमने क्या किया, उसकी सेल देख ली कि इस मंथ में उस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है। कहने का मतलब क्या है, जो फैक्ट टेबल होती है उसके अंदर हम मेजर्स होते हैं हमारे कि जो हमें क्या करने हैं, काउंट्स करने हैं, ठीक है। और कस्टमर डायमेंशंस के अंदर सिंपल डिस्क्रिप्शंस होती है। फैक्ट टेबल इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड बोला गया है। स्टार स्कीमा का मतलब ये क्या है, जो ये सेंट्रलाइज्ड टेबल है ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, ठीक है। इसके बिहाफ पे ही हम क्या करते हैं, सारे के सारे मेजरमेंट्स करते हैं। कोई भी जो कंपनी है वो डिसीजन लेती है वो यहाँ से लेती है, ठीक है। और उनकी डिस्क्रिप्शन कहाँ देखेगी, सभी की अलग अलग डायमेंशन बनी हुई है, ठीक है। तो ये था हमारा स्टार स्कीमा, जिसके अंदर सिंपल फैक्ट टेबल होती है, डायमेंशंस होती है, डायमेंशंस क्या करते हैं, डिस्क्राइब करती हैं। फैक्ट टेबल में इंपॉर्टेंट मेजर फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा स्नोफ्लेक स्कीमा। देखो स्नोफ्लेक स्कीमा क्या कहता है, सेम है हमारा स्टार स्कीमा के जैसा ही है, बट ये कहता है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जो स्टार स्कीमा है, स्टार स्कीमा में सिंपल हमने देखा एक फैक्ट टेबल बनेगी और उस फैक्ट टेबल के रिस्पेक्ट में क्या होंगी, अलग अलग डायमेंशन होंगी। लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा क्या कहता है कि हम जो डायमेंशन टेबल है उनको फर्दर क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, मतलब उन टेबल्स को, डायमेंशंस को भी हम फर्दर सब डायमेंशंस में डिवाइड कर देंगे। किसके बिहाफ पे, जो हमारी रिडंडेंसी आ रही है। देखो स्टार स्कीमा में अगर हम कस्टमर डायमेंशंस की बात करें तो एक कस्टमर की आईडी है जो यूनिक होगी, कस्टमर का नेम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक शहर से, एक स्टेट से, एक सिटी से एक से ज्यादा कस्टमर हो, ऐसा तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि जो एड्रेस और जो सिटी है वो कोई प्राइमरी की नहीं है, उसके अंदर क्या होगा, डुप्लीकेसी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हुई कि जो डुप्लीकेसी हम बोल सकते हैं डेटा की वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या एक ही डायमेंशन है, हर जो फैक्ट टेबल में जितनी भी एंट्रीज है उन सबके रिस्पेक्ट में एक ही टेबल बनी हुई है सबकी, तो उसी टेबल में सारा डेटा होगा, रिडंडेंसी भी वहां पे खूब होगी। लेकिन स्नोफ्लेक स्कीमा क्या कहता है कि भाई जब हमारे रिडंडेंसी वाला केस आता है तो आप क्या करो, जहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है, जिस एट्रीब्यूट्स के कारण रिडंडेंसी आ रही है उसके बिहाफ पे उस टेबल को क्या कर दो, फर्दर डिवाइड कर दो, उसके अलग से और अलग से क्या बना दो, डायमेंशन बना दो, ठीक है, जिसको आप सब डायमेंशन बोलते हो। देखो इसका जो है एग्जाम्पल ये है, देखो सपोज वही है, सेम हमारी फैक्ट टेबल है, ये हमारी डायमेंशन है, लेकिन हमने क्या किया, इस जो कस्टमर डायमेंशन थे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया इस बिहाफ पे, जहां से रिडंडेंसी आ रही है, जहां से डुप्लीकेसी आ रही है डेटा में, वहां से उसको हम क्या कर देंगे, फर्दर डिवाइड कर देंगे, उसके अलग से और डायमेंशन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, जो स्टार स्कीमा था वो क्या था, इजीली इसमें एक्सेस हो सकता था डेटा, क्योंकि हमें पता है कि एक डायमेंशन टेबल है, उस डायमेंशन टेबल के अंदर ही आपका सारा डेटा होगा, चाहे डुप्लीकेसी है चाहे कुछ भी है, वो सारा डेटा वही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेस टाइम होगा वो फास्ट होगा, आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्नोफ्लेक स्कीमा कहता है कि एक सेंट्रलाइज टेबल से मल्टीपल डायमेंशन कनेक्ट होती है, ठीक है। अब डायमेंशन बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, तो डायमेंशन ज्यादा है तो हमें उस डेटा को सर्च करने में भी उतना ही क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो स्नोफ्लेक और स्टार स्कीमा क्या कहता है कि यहाँ पे एक्सेस टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे फिर रिडंडेंसी रिमूव हो जाएगी, हमारा जो डेटा है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। स्टार स्कीमा में हम बोल सकते हैं हमारा डेटा जो है डीनॉर्मलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपने पढ़ा होगा डेटाबेस में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का मेन जो पर्पस होता है वो यही होता है कि डेटा के अंदर जो रिडंडेंसी है उसको रिमूव किया जाए, ठीक है, रिमूव नहीं, रिड्यूस बोल सकते हैं, कि जितना हो उसको हम कम कर दें, रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार स्कीमा है उसमें हमारा डेटा डीनॉर्मलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जो डायमेंशन, हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी सिर्फ एक ही टेबल है, उसी टेबल के अंदर सारा डेटा है, चाहे वो डुप्लीकेसी है
कुछ भी है तो वो सारा एक ही टेबल में है। तो यहाँ पे क्या डेटा डिनॉर्मलाइज्ड है, लेकिन स्नोफ्लेक्स स्कीमा क्या कहता है, हम डेटा को क्या कर देंगे, नॉर्मलाइज्ड कर देंगे। जहाँ पे भी डुप्लीकेसी आ रही है उसके बिहाफ पे उसको फर्दर डायमेंशन पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डेटा जो है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हमारा होता है। तो हम बोल सकते हैं जो स्टार स्कीमा है वो हमारा उसी का नॉर्मलाइज्ड वर्जन हमारा क्या है, स्नोफ्लैक स्कीमा है। ठीक है, तो इसमें वही है कि सेम यही होगा कि मल्टीपल डायमेंशंस होंगी, लेकिन यहाँ पे फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, किसी भी डेटा को एक्सेस करने में यहाँ पे टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि डायमेंशंस बहुत सारी होगी। अब यहाँ से डेटा वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा, तो डेटा को फैच करने में टाइम लगेगा। तो ये इसके अंदर क्या एक डिसएडवांटेज है, टाइम ज्यादा लगेगा, बट डेटा हमारा नॉर्मलाइज्ड होगा, डेटा के अंदर रिडंडेंसी जो होगी वो कम से कम होगी। ठीक है, अब देखो इस तरह से हमारी टेबल बनती है। सपोज करो ये फैक्ट टेबल है, फैक्ट टेबल में कुछ कस्टमर आईडी है, एक ऑर्डर आईडी, एक प्रोडक्ट आईडी है। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि हमेशा जो फैक्ट टेबल होती है उसमें हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में ही डेटा होता है। हमेशा न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो हमारा फैक्ट टेबल में होता है। कभी भी फैक्ट टेबल में हमारा टेक्स्ट बेस्ड डेटा नहीं होता, हमारा न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो फैक्ट टेबल में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम सबकी क्या रखते हैं, प्राइमरी की रखते हैं। प्राइमरी की रखेंगे, प्राइमरी की तो यूनिक होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे देखो हमेशा ऑर्डर आईडी में 1 2 3, कस्टमर आईडी 1 2 3, प्रोडक्ट आईडी, मतलब सारा का सारा जो न्यूमेरिकल डेटा होगा ऑलमोस्ट वो हमारा फैक्ट टेबल में होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर आईडी है, इस ऑर्डर आईडी से एक डायमेंशन अलग बना दी। ठीक है, इसमें ऑर्डर आईडी उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है। कस्टमर आईडी से के रिस्पेक्ट में एक अलग से डायमेंशन बना दी, कस्टमर को लेकर सारी डिटेल्स हैं। प्रोडक्ट आईडी को लेकर अलग से एक डायमेंशन बना दी, उसमें क्या पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम स्नोफ्लैक स्कीमा की बात कर रहे हैं तो स्नोफ्लैक स्कीमा में हमने क्या क्या डेटा को नॉर्मलाइज्ड किया है। कैसे नॉर्मलाइज्ड किया है, ये आपकी जो आगे जो टेबल दिख रही है वो क्या है, एक स्टार स्कीमा की टेबल है। ठीक है, स्टार स्कीमा में सपोज करो कस्टमर नाम से कोई डायमेंशंस है, उसमें क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी यूनिक होती है, तो C1 C2 C3 4 5 6 ऐसे है। ठीक है, फिर हर कस्टमर का क्या है, नेम है, कस्टमर की क्या है, लोकेशन आईडी है। अब कस्टमर की लोकेशन आईडी मतलब देखो एक सिटी से एक से ज्यादा कस्टमर बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर लोकेशन आईडी के रिस्पेक्ट में उसकी सिटी है और उसकी क्या है, स्टेट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोकेशन आईडी है, ये लोकेशन आईडी क्या कर रही है, आगे की जो सिटी और स्टेट है उसको एक्सप्लेन कर रही है, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डुप्लीकेसी आ रही है किससे आ रही है, इस लोकेशन आईडी से क्या आ रही है, यहाँ पे रिडंडेंसी आ रही है। देखो L1 L2 L1 L1 L2 L1, मतलब यहाँ से डेटा क्या हो रहा है, डेटा की रिडंडेंसी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी स्टार स्कीम है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अगर रिडंडेंसी है तो ये जो लोकेशन आईडी है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, सिटी को और स्टेट को, तो यहाँ तो ऑब्वियसली रिडंडेंसी होगी। तो ये हमारी क्या है, स्टार स्कीमा की टेबल है। स्टार स्कीमा में हमारी डेटा क्या है, डुप्लीकेसी है और डेटा जो है डिनॉर्मलाइज्ड है। अब हमने स्नोफ्लैक स्कीमा में हमने क्या किया कि जो ये लोकेशन आईडी है, लोकेशन आईडी के कारण रिडंडेंसी आ रही थी, तो हमने क्या किया, इस टेबल को आगे फर्दर इसकी सब डायमेंशन बना दी 2। तो एक में तो हमने क्या कर दिया, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और लोकेशन आईडी। ठीक है, यहाँ से इसको एक अलग टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और जो लोकेशन आईडी से हमारा क्या बन रहा था, रिडंडेंसी आ रही, तो उसके बिहाफ पे उसको अलग डायमेंशन दे दी, लोकेशन आईडी L1 L2, सिटी जयपुर और लखनऊ। ठीक है, स्टेट राजस्थान और यूपी। तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये हमारा डेटा नॉर्मलाइज्ड हो गया। ठीक है, अब ये वाली टेबल ना होके ये 2 टेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, रिडंडेंसी रिमूव होगी। अब सपोज करो हमने क्या किया, जो माइनस सपोज करो कोई जयपुर है, हम जयपुर का नेम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई और नाम उदयपुर रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम स्टार स्कीमा की बात कर रहे हैं तो हमने जितनी जगह पे हमारा जयपुर है उन सभी प्लेस पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उदयपुर करना पड़ेगा। सपोज करो एक टेबल में 100 टाइम्स डुप्लीकेसी आ रही है किसी भी एट्रीब्यूट्स को लेके, तो हमने 100 के 100 प्लेस पे उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट उसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं एक भी प्लेस पे क्या हो गया, चेंज नहीं हुआ, तो फिर डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, डेटा की कंसिस्टेंसी जो है नहीं रहेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब ही ये होता है कि अगर एक डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे है तो वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम जयपुर को उदयपुर कर रहे हैं तो जितनी भी जगह पे जयपुर है टेबल में वो सभी जगह पे हमारा उदयपुर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो कंसिस्टेंसी आ गई, डेटा की इनकंसिस्टेंसी अकर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर क्या किया, तो स्टार स्कीमा क्या कहता है, अगर हमें ऐसा कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, तो हमें हर एक प्लेस पे करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा है। लेकिन स्नोफ्लैक स्कीमा क्या कहता है
कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो जो लोकेशन टेबल बनाई है उसके अंदर जयपुर को आप क्या कर दो, उदयपुर कर दो। ठीक है, उदयपुर करने से वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली अपने आप जो हमारी डायमेंशन है उस डायमेंशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे L1 किसको रेफर कर रहा है, जयपुर को कर रहा है, राजस्थान को कर रहा है। ठीक है, तो L1 को अगर हम यहाँ पे उदयपुर कर देंगे तो ये L1 किसको आइडेंटिफाई करेगा, किसको डिस्क्राइब करेगा, उदयपुर को। तो जितनी भी जगह पे जयपुर है वो ऑटोमेटिकली वहां पे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। इससे डेटा की इनकंसिस्टेंसी का जो चांस है वो वहां पे बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए स्नोफ्लैक्स स्कीमा क्या कहता है कि हमारा डेटा जो है नॉर्मलाइज्ड होता है। डेटा की इसमें एक्सेसिंग डेटा को थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन डेटा के अंदर अपडेट करना इसमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और डुप्लीकेसी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो बेस्ट है हमारा स्नोफ्लैक्स स्कीमा, दोनों ही बेस्ट है। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो फिर हमारा यहाँ पे स्नोफ्लैक्स स्कीमा में क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू स्टार स्कीमा। ठीक है, तो ये हमारे दो मॉडल थे जिसपे हमारा डेटा वेयर हाउस मॉडल काम करता है। क्लियर हुआ? यस, स्नोफ्लैक्स स्कीमा और स्टार स्कीमा में कोई डाउट है तो पूछिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो हमारा डेटा वेयर हाउस है उसके मॉडल कौन कौन से मॉडल्स हैं, और या फिर हमारा जो डेटा वेयर हाउस है किस मॉडल पे काम करता है। स्टार स्कीमा पे भी करता है, स्नोफ्लैक्स स्कीमा पे भी करता है। उसकी कुछ अपने एडवांटेज है, उसकी कुछ अपनी अलग एडवांटेज है, तो दोनों ही बेस्ट हैं। ठीक है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो बताइए, कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। नो मैम। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है यहाँ से कि एक्सप्लेन करना ही आता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं बनता। डायरेक्ट पेपर में हमारा ये आता है कि स्टार स्कीमा क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, या फिर डिफरेंस आ सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये आपका कंप्लीट ब्लॉक 1 की पीपीटी है जिसके अंदर आपकी यूनिट 1, 2 एंड 3 कवर हुई है। ठीक है, ये मैं आपको भी चैट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देती हूँ कंप्लीट पीपीटी का। इसके अंदर आपके ब्लॉक 1, 2, 3 है। तो जो यूनिट 3 जो है उसके अंदर आपका यही है मॉडलिंग पे काम हुआ कि डेटा वेयर हाउस के मॉडल पे बात करो कि मॉडल क्या होता है, मॉडलिंग क्यों जरूरी है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से मॉडल पे हम काम करते हैं। ठीक है, स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लैक्स स्कीमा क्या होता है, वो सब हमारा यहाँ पे इस यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं अभी एक बार आपको इसका लिंक दे देती हूँ चैट बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इस पीपीटी को। इसके अंदर आपके तीनों हैं। अच्छा, एक बात और, अब आज आपकी एक क्लास और है 2 to 4 शायद वही है टाइमिंग, जो आपकी डेटा वेयर हाउस की सेकंड क्लास है, जिसके अंदर हम ब्लॉक 2 को कवर करेंगे। और ब्लॉक 2 के अंदर आपकी यूनिट नंबर 4, 5 एंड 6 वो हम उस नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम उसको कवर करेंगे। तो आज हमारे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो 2 से 4 का हमारा नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा। मैं आपको इनका पीपीटी का लिंक शेयर कर देती हूँ आपको। पीडीएफ तो आप निकाल लोगे यूनिट 1 to 3 की, पीडीएफ भी भेजूं मैं? मैम पीडीएफ है। यस मैम, पीडीएफ शेयर कीजिए। वैसे तो आप ये जो ई ज्ञान कोर्स की साइट है वहां से आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो डाउनलोड। चलो फिर भी मैं भेज देती हूँ।
मैं शेयर करती हूँ आपको यूनिट 1, 2, 3 की पीडीएफ और साथ में ये पीपीटी, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस लेंगे और फिर क्लास को बाइंड अप करते हैं। अभी 5 मिनट के लिए कोई भी चैट बॉक्स में मैसेज टाइप नहीं करेगा, क्योंकि मैं जो पीडीएफ और पीपीटी भेजूंगी वो एक साथ ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप अपना एनरोलमेंट वगैरह जो है टाइप बाद में करना।
यस, मैंने शेयर कर दिया है आपको चैट बॉक्स में, पीपीटी का भी और तीनों पीडीएफ का लिंक भी, ठीक है। अब आप जिन्होंने अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना नेम टाइप कर दे चैट बॉक्स में, वो नहीं दोबारा से करेंगे। जो रहते हैं वो अपना यहाँ पे टाइप कर दीजिए, नेम विद एनरोलमेंट नंबर, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए उससे। 5 मिनट्स के बाद मैं क्लास को वाइंड अप कर दूंगी, तब तक जो बच्चा रहता है वो अपना यहाँ पे टाइप कर दो। जिन्होंने कर दिया है वो बार बार ना करें। मैम जो पीपीटी आपने शेयर की है उसे ओपन करने पे एरर शो हो रहा है। क्यों? एक सेकंड देखती हूँ मैं। मैं दोबारा से सेंड कर देती हूँ।